बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। बेटा ये पूरी थर्मोडायनेमिक्स और ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये पूरा जो हीट का पार्ट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जिसको कह सकते हो, जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स भी आता है और काइनेटिक थ्योरी भी आता है। बेटा ये नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे ज्यादा नीट में जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो पिछले 10 साल 15 साल में आए हैं नीट में, एआईपीएमटी में, वो यहीं से आए हैं। तो आज आपने देखा कि मैंने एक छोटा सा लेक्चर लेके आपका थर्मल प्रॉपर्टीज फिनिश किया पहले, और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारा एक दिन और एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। आज है उसका लेक्चर नंबर 1। आज थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग में मैं कुछ ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको एनसीईआरटी से गायब दिखेंगी। गायब इसलिए दिखेंगी क्योंकि ये चीजें एनसीईआरटी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर देता है। मैं उस चीज को थर्मोडायनेमिक्स में ही बताता हूं क्योंकि मुझे आगे आसान हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ाना। बिना सीपी, सीवी, इंटरनल एनर्जी का इंट्रोडक्शन दिए पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है ना, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। उसके बाद बेटा हम लोग हीट कैपेसिटीज पे जाएंगे, है ना। अभी तक हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ चुके थे, आज हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, सीपी सीवी समझेंगे, सीपी सीवी का रिलेशन समझेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझेंगे और उस पर आए ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो अपना जो ये बैच है ना, अपना ये बैच नीट को फोकस करके लिए है, फोकस करके। ये नहीं है कि ये बैच इस चीज पे नहीं है कि भाई फिजिक्स में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, कैसे मजा आता है। अपना लक्ष्य, अपना टारगेट क्लियर है नीट 2021। तो उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले उठा लिया, उन पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लिया, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, सारा एनालिसिस मेरे ऊपर छोड़ो, तुम सिर्फ प्रैक्टिस चल करते चलो और डीपीपी सॉल्व करते चलो। आज के लेक्चर की डीपीपी भी है, थोड़ी देर बाद मिलेगी। ऑपरेटर आज गायब है तो मेरे को ही डीपीपी अपलोड करनी होगी। सो आफ्टर द लेक्चर इज ओवर आई विल अपलोड दी डीपीपी। तो शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला, और ये है आपका जोशीला सा बैच यकीन। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। सो आज हम लोग को पढ़ना है, यहाँ मोबाइल में भी चल रहा है लाइव, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। बेटा ये ऐसा डरो मत, सिंपल सी चीज है, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताएंगे। इसके बाद बेटा हम लोग सीवी और सीपी पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। चलो सबसे पहली बात आई थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ये सब चीजें इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, है ना। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की, छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब की स्टडी करेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। और जब काइनेटिक थ्योरी में जाओगे तो छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी करेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल कैसे चलते हैं, मॉलिक्यूल की क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, वगैरह वगैरह। तो इस डिटेल में नहीं चलते हैं। टॉपिक पे आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम याद है। एक बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है, अपने आप से सवाल पूछो, एक बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है। पहला, उस पे नेट फोर्स जीरो हो, दूसरा उस पे नेट टॉर्क जीरो हो। याद है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क। इसी तरह से बेटा बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसका चेंज इन प्रेशर जीरो हो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो। जब उसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो पूरे पूरे बल्क मैटर में लगती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो पूरे पूरे बल्क मैटर में लगती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो, समय के साथ चेंज ना हो, हम लोग कहते हैं बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में आ गई। अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि हीट रेडिएट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। कब तक, जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आती। इक्विलिब्रियम में आने के बाद हीट रेडिएट भी होती है और हीट एब्जॉर्ब भी होती है, पर दोनों का रेट बराबर होता है और बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। याद आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसी जगह जहां पे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, बॉडी का प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, बॉडी का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। जैसे पिछले चैप्टर में आपने देखा कि बॉडी हीट लूज करती रहती है, रूम टेम्परेचर पे आती है, फिर जितनी हीट लूज करती है उतनी ही गेन करती है और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं बॉडी किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। इक्विलिब्रियम बेटा ऐसी स्टेज जहां पे
बॉडी का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी समय के साथ अब चेंज ना हो। सिंपल यही डेफिनेशन है, इसी को पकड़ेंगे। When all macroscopic properties like pressure, volume, temperature, mass, number of moles are constant and do not change with time। जब बॉडी का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बॉडी का मास, नंबर ऑफ मोल्स जो बॉडी के हैं वो टाइम के साथ चेंज ना हो, हम बोलते हैं बॉडी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो बेटा ये एक बॉडी है, इसके अंदर मान लो कोई एक गैस है, सपोज कर लेते हैं इसके अंदर गैस है, ठीक है, इसके अंदर गैस है। और बेटा ये गैस कैसी है, इट इज इंसुलेटेड, बाहर की चीजों से इसको इंसुलेट किया है, ठीक है, इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट का मतलब बेटा क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ी देर देख लो। यहां से सवाल अभी नीट में नहीं आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं सीपी सीवी से भर भर के, एकदम काइनेटिक एनर्जी से भर भर के, यहां से सवाल नहीं आ रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं थ्योरी। हमने एक गैस लिया और उसको एक इंसुलेटेड बाउंड्री में दबा दिया, ठीक है। कोई चीज बेटा इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कांस्टेंट हो, समय के साथ टेम्परेचर चेंज ना हो, समय के साथ प्रेशर चेंज ना हो, वगैरह वगैरह। हमने कहा एक बॉडी है या एक गैस है जिसको हमने एक कंटेनर में दबा दिया। कंटेनर की बाउंड्री कैसी है, इंसुलेटेड है। बेटा इंसुलेटेड का मतलब होता है आज से एडियाबैटिक। इस चैप्टर में आपसे जब भी कोई चीज बोले कि इंसुलेटेड बाउंड्री, कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब थोड़ा बहुत एडियाबैटिक याद है, नहीं याद है बेटा, इंसुलेटेड बाउंड्री, इंसुलेटेड मतलब ना हीट को बाहर जाने देंगे ना हीट को अंदर आने देंगे, जितनी हीट यहां अंदर है उतनी ही रहेगी, बाहर से इंसुलेटेड है, बाहर से कोई भी हीट अंदर ना आएगी, अंदर से कोई हीट बाहर ना जाएगी, ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं इंसुलेटेड बाउंड्री। और बेटा एडियाबैटिक का मतलब होता है चेंज इन हीट इज जीरो। एडियाबैटिक का मतलब होता है नो हीट चेंज, यानी यहां से ना बाहर कोई हीट आ सकती है ना यहां अंदर कोई हीट जा सकती है। अब सोचो कोई आइसोलेटेड बॉडी, ऐसी बॉडी को बेटा आइसोलेटेड बोलते हैं। आइसोलेटेड क्यों है, क्योंकि ना बाहर से अंदर हीट जा सकती है ना अंदर से बाहर हीट जा सकती है। बाउंड्री लगा रखा है, मास भी इधर उधर नहीं जाएगा, बाउंड्री लगा रखा है, वॉल्यूम भी इधर उधर नहीं हो सकता है। तो एक तरह से ये कैसी बॉडी हो गई, आइसोलेटेड, अपने सिस्टम से, अपनी सराउंडिंग से पूरी तरह से, अपनी सराउंडिंग से पूरी तरह से इसको आइसोलेट किया गया है, पूरी तरह से इसको अपनी सराउंडिंग से काट दिया गया है। बाउंड्री लगाने से क्या हुआ, ना ही गैस के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर, इधर से इधर जा सकते हैं, वॉल्यूम में चेंज पॉसिबल नहीं है, ना ही मास इधर से उधर जाएगा, वहां भी चेंज पॉसिबल नहीं, ना ही नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं। अब टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इंसुलेटेड बाउंड्री है, ना ही हीट अंदर जाएगी ना ही हीट बाहर आएगी, तो टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, इधर उधर नहीं जा सकती गैस, मास चेंज नहीं हो सकता, इधर उधर नहीं हो सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया क्योंकि ना हीट अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया, ना ही बाहर आएंगे ना ही अंदर। बेटा ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, शायद पढ़ रखा हुआ आपने, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए, प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेटा अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी आपने रखी है, कैसे, इंसुलेटेड बाउंड्री के अंदर, आइसोलेटेड बॉडी सिस्टम से हटा दी बाउंड्री बना के, और इंसुलेटेड बाउंड्री है, इंसुलेटेड है तो हीट चेंज नहीं होगा। बेटा कोई हीट चेंज नहीं हुआ, कोई टेम्परेचर इधर उधर नहीं हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी इधर उधर नहीं, वो भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो प्रेशर भी कांस्टेंट। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट है, और ये किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग इफ इट इज इंसुलेटेड कंप्लीटली। एक बॉडी अपनी सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में कही जाती है इफ इट इज इंसुलेटेड कंप्लीटली। इसको कंप्लीटली इंसुलेट कर दो, बॉडी किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बहुत समय इस पे दे दिया हम लोग ने, सवाल वगैरह यहाँ से आए नहीं है। चलो नेक्स्ट, टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब दो अलग अलग बॉडी
कांटेक्ट में हैं, तो कब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, कब नहीं होंगे। अच्छा बेटा, इन दो बॉडीज के लिए जो बाउंड्री बनाई है वो एडियाबैटिक है, यानी इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग मतलब एडियाबैटिक, आज से आपके लिए इंसुलेटिंग मतलब एडियाबैटिक। ये दो बॉडीज हैं, इस तरफ दो की गैसेस हैं, मान लो इस तरफ दो तरह की गैसेस हैं, इधर कोई एक गैस है, इधर कोई दूसरी गैस है, ठीक है, दो तरह की गैसेस हैं और पूरा कवर्ड है, इंसुलेटिंग बाउंड्री है, यानी बाहर कोई हीट नहीं जा सकती, अंदर कोई हीट नहीं आ सकती। दो तरफ अलग अलग तरह की गैसेस हैं और जो पूरे पे बाउंड्री है वो कैसी है, एडियाबैटिक। इस कंप्लीट पर जो बाउंड्री दी है वो इंसुलेटिंग है या एडियाबैटिक है, यानी हीट ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। पर इनके बीच की बेटा जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग है। कैसी है, कंडक्टिंग। और कंडक्टिंग के लिए वर्ड याद रखना है डायाथर्मिक। देखो नीट का जो पैटर्न है इस टाइम, वो इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है। अ कंडक्टिंग बाउंड्री इज कॉल्ड, नीचे लिख दिया एडियाबैटिक बाउंड्री, डायथर्मिक बाउंड्री। तो याद रखना, एनसीईआरटी के वर्ड्स उठा रहे हैं। इनके बीच की जो बाउंड्री है वो कैसी है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मतलब डायाथर्मिक है, डायाथर्मिक है। इंसुलेटिंग मतलब एडियाबैटिक, कंडक्टिंग मतलब डायाथर्मिक। अब देखो, मैंने कहा मान लेते हैं कि भाई इस गैस का जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और इस गैस का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। अलग अलग प्रेशर, अलग अलग वॉल्यूम और अलग अलग टेम्परेचर है। क्या इस टाइम ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है? सभी का उत्तर आ रहा है नहीं है। क्यों नहीं है? सब लोग कह रहे हैं इनका टेम्परेचर अलग अलग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, टेम्परेचर अलग अलग होने पे भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है। क्यों हो सकता है? थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है कि सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज समय के साथ कांस्टेंट रहें। अगर इनकी सारी प्रॉपर्टीज समय के साथ चेंज नहीं होंगी तो हम बोलेंगे किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका टेम्परेचर बगल वाले के बराबर है या बगल वाले के बराबर नहीं। ये गलत कंसेप्ट है, अगर पढ़ लिया किसी किताब से या दिमाग में बैठ गया। किताब में तो लिखा नहीं, अपने आप दिमाग में हम लोग ये चीज बैठा लेते हैं। जैसे कई लोग ने अभी उत्तर दिया कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है और सभी लोग का रीजन एक ही था, क्या कि सर इनका टेम्परेचर अलग अलग है, इक्विलिब्रियम में तो टेम्परेचर सेम होता है सर। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ो, व्हेन ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज विथ टाइम। समय के साथ चेंज ना हो। तो क्या ये दोनों अब थर्मल इक्विलिब्रियम में है? अभी भी आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्या हुआ, इनके बीच की बाउंड्री कैसी है, कंडक्टिंग है। एक का टेम्परेचर T1 है, एक का T2 है। मिसाल के तौर पे मान लो T1 T2 से ज्यादा है, मिसाल के तौर पे T1 T2 से ज्यादा, बाउंड्री कैसी है, कंडक्टिंग है। मतलब बेटा ये वाला कैसा हो गया, हॉट हो गया, और ये कैसा हो गया, कोल्ड हो गया। ठीक है, मिसाल पे हमने मान लिया T1 ग्रेटर देन T2 है, ये वाला हॉट हो जाएगा, ये वाला कोल्ड हो गया। क्या अभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं है? रीजन क्या है? इनका टेम्परेचर अलग अलग है। ये रीजन नहीं है। टेम्परेचर अलग अलग होने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर टेम्परेचर समय के साथ कांस्टेंट रहे, अगर टेम्परेचर समय के साथ कांस्टेंट रहे तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है। इनका टेम्परेचर T1 रहे, इनका टेम्परेचर T2 रहे, तो दोनों अपना अपना इक्विलिब्रियम में होंगी। पर दिक्कत क्या है बेटा, बाउंड्री कंडक्टिंग है। एक का टेम्परेचर ज्यादा, एक का टेम्परेचर कम, तो बेटा हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यहां से यहां हीट का फ्लो होने लगेगा, यहां से यहां हीट का फ्लो होगा। कब तक होगा हीट का फ्लो? तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। यहां से यहां हीट का फ्लो होगा, तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। क्या उस कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम भी बराबर होगा? पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे? पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। हाँ, पर जैसे ही टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, इसमें से यहां हीट फ्लो करेगी। इफ T1 is greater than T2, heat will flow until both gases have सेम टेम्परेचर। तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों गैसेस का सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता।
और बेटा जब दोनों सेम टेम्परेचर पहुंच जाएंगे उसके बाद टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा। तो सेम टेम्परेचर होना कंडीशन नहीं थी, कंडीशन ये थी कि टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाए। यहां से यहां हीट ट्रांसफर हुई, इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फाइनली मान लो स्टेट आ जाएगी। फाइनल स्टेट लिखते हैं, फाइनल स्टेट लिखते हैं, इसको जल्दी करते हैं, यहाँ से सवाल आ नहीं रहे हैं। फाइनल स्टेट लिखते हैं, मतलब आए नहीं है 30 साल में। मान लो इसका प्रेशर हो जाएगा कुछ, सपोज कर लो P1 डैश V1 डैश और टेम्परेचर T, इसका P2 डैश V2 डैश और टेम्परेचर T। अभी भी दोनों का प्रेशर बराबर नहीं है, वॉल्यूम बराबर नहीं है, टेम्परेचर बराबर है, पर वो कंडीशन नहीं थी। कंडीशन ये थी कि अब यहाँ से इनका टेम्परेचर T रहेगा, इनका टेम्परेचर भी T रहेगा, अब कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों बॉडी किस में आ गई हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में दो बॉडी को कांटेक्ट में रखोगे तो कुछ समय बाद वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगी वहां से हीट फ्लो करेगी लोअर टेम्परेचर की तरफ और दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद उनकी फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट, और फिर समय के साथ वो चेंज नहीं होंगी और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दुनिया की कोई भी दो बॉडी हो, अगर उनको हम साथ में रख दें और कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो वो किस में पहुंच जाती हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। जो हायर टेम्परेचर पे होगी और जो लोअर टेम्परेचर पे होगी, हीट हायर से लोअर में फ्लो करेगी, टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा, पर टेम्परेचर बराबर होना कंडीशन नहीं है। समय के साथ इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट, समय के साथ इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम। नोट करना हो नोट करें। चलिए पॉज करके इसको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? मान लो मैंने ए को चिपका के सी के साथ थोड़ी देर रखा, अब ए और सी में से जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा होगा हीट वहां से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करेगी, तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए और उसके बाद कांस्टेंट ना रहे। तो अगर ए और सी को हमने साथ में टच कराया, ठीक है, तो सबसे पहले ए एंड सी केप्ट इन कॉन्टैक्ट, तो बेटा कुछ समय के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और बेटा टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ सी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर मैं बी एंड सी आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, तो आफ्टर सम टाइम केप्ट इन कॉन्टैक्ट, तो क्या होगा, यहां पे भी आफ्टर सम टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे और क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। बेटा ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों का टेम्परेचर बराबर, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों का टेम्परेचर बराबर। ये दोनों स्टेटमेंट हमको ये बताती हैं ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। ट्रांजिटिव नेचर ऑफ फंक्शन जिसको बोलते हैं, शायद आपने ना पढ़ा हो। सिंपल सी बात है, ए और सी को टच कराया, जो भी हायर टेम्परेचर में था हीट वहां से लोअर टेम्परेचर में फ्लो की, फ्लो करने के बाद क्या हुआ, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया और फिर कांस्टेंट रहेगा, दोनों किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। बी को सी से टच कराया, जो भी हायर टेम्परेचर था लोअर था, हीट फ्लो की, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और सेम हो गया। इसके बाद ए और बी ऑटोमेटिकली किस में हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। भाई टेम्परेचर ऑफ ए सी के बराबर, टेम्परेचर ऑफ बी भी सी के बराबर, तो टेम्परेचर ऑफ ए बी के बराबर। ये क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बेटा स्टार्ट हुआ टॉपिक इंपॉर्टेंट इंटरनल एनर्जी, यहां से सवाल आ रहे हैं नीट में, ठीक है। इसके पहले जो मैंने कहानियां बताई वहां से बस आप इतना याद रख लेना कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या होता है, जब बॉडी की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी समय के साथ चेंज ना हो। दो बॉडी अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगी, जब एक से दूसरे की तरफ हीट फ्लो हो जाए और दोनों का टेम्परेचर समय के साथ कांस्टेंट रहे। अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे।
इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होती है? यू इंटरनल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरनल बेटा अंदर की एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी बॉडी के पास कितनी टोटल एनर्जी है। नहीं, मतलब कैसे समझाऊं? ऐसे समझो कि जैसे कोई बॉडी दौड़ रही है, मान लो एक कंटेनर में गैस है, एक कंटेनर के अंदर गैस है और कंटेनर यूं चल रहा है रोड पे, तो कंटेनर के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। बट बेटा ये इंटरनल एनर्जी नहीं है। इंटरनल एनर्जी किसकी होनी चाहिए? मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए, बॉडी की नहीं। इंटरनल एनर्जी किसकी होगी बेटा? मॉलिक्यूल्स की होगी। जैसे एक गैस मॉलिक्यूल्स को हमने एक कार में रखा और कार को चला दिया, तो कार के पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। पर ये इंटरनल एनर्जी नहीं है, ये कार की एक्सटर्नल एनर्जी है। इंटरनल जो कार के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो जो वाइब्रेट कर रहे हैं, कार के अंदर के मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी होती है। मान लो एक गैस एक कंटेनर में रखी है, उसको ले जाके मैं पहाड़ की ऊंचाई पे रख दूं। एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान देना। अब यहाँ से इंटरनल, यहाँ से नीट में सवाल बहुत आ रहे हैं। एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स और कंटेनर उठा के मैंने बहुत ऊंची हाइट पे रख दिया। बेटा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh वाली। ये कौन सी एनर्जी है बेटा? ये एक्सटर्नल एनर्जी है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल एनर्जी तब होगी जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएं और उनके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड हो, -Gm1m2/r वाली। भाई दो बॉडी जब अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा उनके पास क्या आ जाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -Gm1m2/r, है ना। वो जो बेटा अट्रैक्शन की एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी है, ना कि वो mgh वाली। डिफरेंस समझ में आ गया एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में? डिफरेंस समझ में आ गया? क्या ये एनर्जी इंटरनल एनर्जी में काउंट होगी? इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भर दिए मैंने, ठीक है। इतना टाइम वैसे है नहीं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सब सवाल तो यहाँ से आएंगे नहीं। और इसको चला दिया मैंने, ठीक है, v वेलोसिटी से। तो बेटा इसके पास कार का मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? ½ mv²। कैसी एनर्जी है बेटा? ये एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी है, ये नहीं काउंट होगी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और कौन से मोशन होते हैं मॉलिक्यूल्स के? टू एंड फ्रो वाले जो मोशन, या गैस होगी तो कौन से मोशन हो जाएंगे? जो भी काइनेटिक मोशन होते हैं, जो भी ऑसिलेशन होते हैं मॉलिक्यूल के, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है अंदर, जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में काउंट होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कौन वाली काउंट होती है बेटा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों कैसे। अगर दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट की तो उनके बीच में क्या आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अट्रैक्शन की -Gm1m2/r या -kq1q2/r। ये जो एनर्जी डेवलप हुई, इस पोटेंशियल एनर्जी को किस में काउंट करते हैं? इंटरनल एनर्जी। किसकी होनी चाहिए? मॉलिक्यूल्स की चाहिए, पूरी बॉडी की नहीं चाहिए। बात क्लियर है? जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास हो, मॉलिक्यूल्स के पास दो तरह की एनर्जी, याद रखेंगे बेटा, फाइनल बार बता रहे हैं, दो तरह की एनर्जी। एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, क्यों आई? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है, क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते हैं, लगातार मोशन करते हैं। क्लियर है? दो तरह की इंटरनल एनर्जी, दो चीज से, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। किसकी? बॉडी की नहीं, मॉलिक्यूल्स की। अच्छा, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे ध्यान से, ध्यान से एकदम। हम लोग जा रहे हैं आइडियल गैस पे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां से सारे सवाल आते हैं। एन आइडियल गैस एट रेस्ट, एक आइडियल गैस रेस्ट पे। अब इसके पास जो भी एनर्जी है वो कहां से है? इसकी इंटरनल एनर्जी से है। एक आइडियल गैस अगर रेस्ट पे है, मॉलिक्यूल्स तो कभी रेस्ट पे आएंगे नहीं, 0 केल्विन पे आ जाते हैं रेस्ट पे मॉलिक्यूल,
ठीक है, 0 केल्विन पे मोशन बंद कर देते हैं, रेस्ट पे हो जाते हैं। अदरवाइज एक आइडियल गैस को अगर यूं रख दिया मैंने, अब इस आइडियल गैस के पास सारी एनर्जी कहां से आ रही है, एक्सटर्नल कोई एनर्जी है नहीं, एट रेस्ट, इसका मतलब हुआ नो एक्सटर्नल एनर्जी। बाहर से ना इसको हीट कर रहे हैं, बाहर से ना इसको चला रहे हैं कार में भर के, कुछ नहीं, इसके पास कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है। तो एक आइडियल गैस की टोटल एनर्जी कहां से आती है, इंटरनल एनर्जी से आती है। टोटल एनर्जी कहां से आती है, इंटरनल एनर्जी से आती है। अब इंटरनल एनर्जी कहां से आई, बोल रहे हैं काइनेटिक से आई। अब सवाल आएगा पोटेंशियल कहां गई, है ना, सवाल यह कि पोटेंशियल कहां गई फॉर एन आइडियल गैस, इस बात को याद रखना होगा, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन, इसको एज इट इज आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है, एकदम ट्रूथ है। फॉर एन आइडियल गैस टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, यू की जगह इंटरनल एनर्जी लिख देता हूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, जिसको बोलते हैं यू, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब सवाल उठ रहा है सर पोटेंशियल एनर्जी कहां गई, ये समझ में आया, टोटल एनर्जी किसके बराबर है इस टाइम, इंटरनल के, क्योंकि एक्सटर्नल है नहीं भाई, किसी चीज की टोटल एनर्जी क्या होगी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, हमने कहा रेस्ट पे है, वेलोसिटी है नहीं, तो एक्सटर्नल एनर्जी है नहीं, हीट वीट कुछ नहीं है, तो सारी की सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी से आ रही है, और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कहां गई, बेटा आइडियल गैस के लिए एक लाइन आपको याद रखनी चाहिए, शायद आपने गैसेस स्टेट में पढ़ लिया हो केमिस्ट्री में, आइडियल गैस अगर सच में आइडियल है बेटा, ये आप काइनेटिक थ्योरी में पढ़ोगे, अगर सच में आइडियल है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइडियल गैस में बेटा नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आती है। आइडियल गैस हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, याद रहेगी ये लाइन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी अभी हम पढ़ाएंगे, गैसेस स्टेट में भी आप पढ़ोगे ये चीज। एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। कितना टाइम हो गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना इन सब पे। एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस कहां से आई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से आती है, मॉलिक्यूल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। और अगर आइडियल गैस के पास कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है तो उसकी सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। लिख लीजिए, आइडियल गैस की सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी कहां गई, यहां गई, भालू ले गया। आइडियल गैस नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नो पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए अपन मेन टॉपिक पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि कितना तरह का आप मोशन कर सकते हैं। सिंपल, किस किस तरह का आप मोशन कर सकते हैं जिसकी एनर्जी सिग्निफिकेंट हो। मोशन तो बहुत तरह का हो सकता है पर उसकी काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर सिग्निफिकेंट है तो वो मोशन एक डिग्री बन जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने 4 तरह के मोशन किए, चारों की काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट है, सबकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है। हर तरह का अलग अलग मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, और हर मोशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अलग अलग भी करके दिखाते हैं। अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट है तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर इसमें से 3 की ही काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी एक की तो है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की ये जो डेफिनेशन है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ये डेफिनेशन भी किताबों में मिलेगी, इसमें थोड़ी दिक्कत है।
डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल पोजेसेस ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोल रहे हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF और F इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल पोजेसेस ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। जितने तरह के ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेटरी मोशन बॉडी कर सकता है अलग अलग तरह से, और सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ये सही नहीं है। मान लो अलग अलग तरह से 3 तरह के ट्रांसलेशन मोशन कर लिए, x में, y में, z में। 3 तरह के रोटेशनल कर लिए, x के अबाउट घूम गए, y के अबाउट घूम गए, z के अबाउट घूम गए। मान लो अलग अलग तरह के आपके पास थियोरेटिकल, चलो अलग अलग तरह के आपके पास मोशंस हैं। क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल पोजेस ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेटरी मोशन। आपके पास ढेर सारे तरह के इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटरी मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है और रोटेशनल मोशन है, पर उसमें से कुछ मोशंस की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं करते। जरा अगली डेफिनेशन देखो। और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बेटा ये है करेक्ट डेफिनेशन। अगर दोनों डेफिनेशन आ जाए नीट में तो इस पे मार्क करेंगे। ये भी करेक्ट है, पर ये पार्शियली करेक्ट है। 50% नहीं बोलूंगा, दिस इज पार्शियली करेक्ट। कितनी तरह से मोशन कर सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम रॉन्ग। कितनी तरह से मोशन कर सकते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट हो, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोशन तो मैं बहुत तरह से कर सकता हूं, पर क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ सिग्निफिकेंट है? हाँ, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट होगा। चलो करके दिखाते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम डेफिनेशन अभी तक आई नहीं है, ये वाली डेफिनेशन याद रखनी होगी। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हर एक टर्म अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, दूसरे पे डिपेंड ना करे। आप 5 तरह के अलग अलग मोशन करो और पांचों में से एक भी की काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। चलो देखते हैं। मोनो एटॉमिक गैस स्टार्ट करते हैं। मोनो एटॉमिक में हीलियम, नियन, एर्गन, ठीक है, वही ग्रुप 18 से उठा लिया, नोबल गैसेस उठा लिया, ठीक है। तो बेटा इनके ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। मान लो ये हीलियम का एटम है, भाई मोनो एटॉमिक होती है, मोनो मतलब सिंगल एटम, मोनो एटॉमिक गैस सिंगल एटम। बेटा ये किस किस तरह से मूव कर सकती हैं? ये किस किस तरह से मूव कर सकती है? ये एक्स में जा सकती है, ये वाई में जा सकती है और ये जेड में जा सकती है। ऐसे सीधा मोशन, सीधा मोशन, सीधा। 3 तरह का ट्रांसलेशन मोशन कर सकती है। 3 ट्रांसलेशन मोशन। बेटा ये कहाँ कहाँ रोटेट कर सकता है? आप कहोगे सर एक्स में घुमा दो, वाई में घुमा दो, जेड में घुमा दो। घुमा तो दोगे, बट काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिलेगी? इसको आप एक्स के अबाउट घुमाओगे तो स्पिन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम बनेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम। जरा ध्यान दो, ये है, इसको मान लो इस एक्सिस के अबाउट मैं घुमा दूं, तो बेटा मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है ना, एटम तो बहुत छोटा होता है, ये रेडियस तो बहुत छोटा होगा, ये रेडियस भी बहुत छोटा होगा, आर इज वेरी स्मॉल है। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी घुमाने वाली, क्या बनेगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पढ़ा है रोटेशनल? जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी बहुत छोटी बनेगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेटा आई बहुत छोटा आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा। आर ही बहुत छोटा है भाई, एटम का डायमीटर कितना छोटा, तो आर ही इतना छोटा ही, तो भाई एटम का डायमीटर कितना होता है? 10⁻⁻10 रेडियस, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और उसका भी स्क्वायर कर दोगे 10⁻⁻20। ये 10⁻⁻10 है और 10⁻⁻10 का स्क्वायर 10⁻⁻20 में जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये एक्स के अबाउट भी घूम सकता है, यहां वाई के अबाउट भी, जेड के अबाउट भी, एक्स के अबाउट, ये एक्स एक्सिस है, सुक 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 सुक, वाई के अबाउट सुक 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 सुक, जेड के अबाउट सुक 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 सुक, पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट नहीं है। बेटा इसके पास 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब बात होती है वाइब्रेशन की। बेटा
वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तब तक काउंट नहीं करना जब तक बोल ना दे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसकी? 3। अब कहोगे सर वाइब्रेशन, बेटा जब तक बोल ना दे +2 वाइब्रेशन की लेते हैं, बट कब? एट हाई टेम्परेचर। सर कैसे पता चलेगा हाई टेम्परेचर है? वो सवाल में खुद बता देगा कि वाइब्रेशन वाली लेनी है कि नहीं लेनी है, खुद बता देगा। बोलता है तो इसमें +2 कर देना, वरना याद रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है मोनोएटॉमिक की। डायएटॉमिक पे आते हैं। O2 N2 H2। O2 उठा लो, ऑक्सीजन, ये हो गया O2। O2 की बेटा बताएं, एक तो बेटा ये X में चल सकता है ट्रांसलेटरी, Y में चल सकता है ट्रांसलेटरी, Z में चल सकता है ट्रांसलेटरी। तो इसके पास 3 तो ट्रांसलेटरी मोशन है ही है। बेटा इसके पास कुछ कुछ रोटेशनल भी हैं, ध्यान से देखो, कुछ कुछ रोटेशनल भी हैं। यहां रोटेट कर सकता है ये Y के अबाउट। इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, एटम्स के बीच में डिस्टेंस है, इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा। बेटा ये Z के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, सुर सुर। हाँ, X के अबाउट नहीं सोच सकते। देखो X के अबाउट फिर से स्पिन स्टार्ट हो गया, X के अबाउट स्पिन स्टार्ट हो गया, तो X के अबाउट नहीं सोच सकते। Y और Z के अबाउट तो इसको बढ़िया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है। देखो मैं बोल रहा हूं, ये डिपेंड नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि कितने तरह के मोशन कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता कि कितने तरह के मोशन कर सकते हो, मैटर ये करता है कि कितने तरह के मोशन की काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये X में चल सकता, सॉरी ये X में चल सकता है, ये Y में भी चल सकता है और ये Z में भी चल सकता है। 3 ट्रांसलेशन। रोटेशन की बात करें बेटा, तो ये Y के अबाउट जब घूमेगा, जब Y के अबाउट घूमेगा तब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ही बनेगा। देखो R काफी दूर है। हाँ, ये Z के अबाउट जब घूमेगा तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया Z के अबाउट, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा क्योंकि R अभी भी दिखाई पड़ रहा है। पर बेटा जब ये X के अबाउट घूमेगा, जब इसको X के अबाउट घुमाओगे तो मैं खुद दिख रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब नहीं बनने वाला, क्योंकि ये वाला केस जैसा हो गया है, स्पिन वाला केस हो गया है। ये है X के अबाउट ऐसे 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 स्पिन, तो स्पिन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होता है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। कितने रोटेशनल हो गए? 2 रोटेशनल हो गए। तो बेटा डाई एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेनी है? 5। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और +2 वाइब्रेशनल अगर बोलता है तो। कब होता है? हाई टेम्परेचर। अगर आपसे बोलता है कि हाई टेम्परेचर पे बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो समझ जाना कि वाइब्रेशन भी ऐड करनी है। 5। मोनोएटॉमिक की 3, डायएटॉमिक की 5। मोनोएटॉमिक की 3 की तीनों क्या है? ट्रांसलेशन है, एक भी रोटेशनल नहीं है, ना ही इधर घूम सकता है ना ही इधर, मतलब घूम तो सकता है पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बन पा रही है। देखो घूमा तो है पर रेडियस इतना छोटा है एटम का, कहाँ भाई, ना ही ये ना ही ये ना ही ये वाला, ना ही ये वाला Z के अबाउट, ना ही ये X के अबाउट, ना ही ये Y के अबाउट। यहां बात करें X में भी चल सकता है, Y में भी चल सकता है, Z में भी चल सकता है। रोटेशनल की बात करें, Y के अबाउट घूम, ये है देखो Y के अबाउट घूम सकता है, बढ़िया, देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बन रहा है बढ़िया। Z के अबाउट भी घूम सकता है, देखो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है। X के अबाउट सिर्फ स्पिन करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बनेगा इतना। 5। नेक्स्ट है बेटा पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक बोलता है, एग्जाम में कई बार पॉली की जगह ट्राई एटॉमिक ही बोल रहा होता है, तो भाई ट्राई का मतलब ही हो गया 2 से ज्यादा, पॉली का मतलब इससे 2 भी होता है, तो ट्राई 2 3 से ज्यादा जब मॉलिक्यूल दिखे, ट्राई एटॉमिक भी बोल सकते हो और पॉली के लिए भी लगा सकते हो। मैं ट्राई ही लिख देता हूं, ऊपर ट्राई एटॉमिक भी लिख देता हूं, आपसे ट्राई एटॉमिक बोले या पॉली एटॉमिक बोले। बेटा इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक नॉन लीनियर एक लीनियर। कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है? ये जब बोलेगा तब सोचना है इसके बारे में, पहले नॉन लीनियर।
एक ट्राइएटॉमिक उठा लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड उठा लेते हैं SO2। SO2 का स्ट्रक्चर आप लोग ने देख ही रखा होगा केमिस्ट्री में, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे इसके शायद लोन पेयर होते हैं। खैर हमें मतलब नहीं, हमें कौन सी केमिस्ट्री पढ़ानी है। SO2 देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है। SO2 देखने में कुछ यूं दिखाई पड़ेगा, ट्राइएटॉमिक। चलिए बेटा, इसके पास कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम है? क्या ये एक्स में चल सकता है? यस। वाई में चल सकता है? यस। जेड में भी चल सकता है? यस। तो इसके पास भी 3 ट्रांसलेशन मोशन हो गए और तीनों की काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट दिख ही रही है। रोटेशनल की बेटा बात करें, रोटेशनल की बात करें, एक्स में चलेगा, वाई में चलेगा और जेड में। रोटेशनल की बेटा बात करें SO2 के, रोटेशन की बात करें, देखो अब ये किसी के अबाउट भी रोटेट करे, वाई के अबाउट रोटेट कर सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। एक्स के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, ये ओ देखो ऐसे ऐसे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आर इनका बड़ा है, ऐसे बन सकता है। जेड के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, ये SO2 है ऐसे, ये जेड एक्स, ये वाई एक्सिस, सक 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 सक, ये हो गया ढक 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 ढक। यहाँ देखो वो ऐसे लटका हुआ है, ऐसे 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 मोशन करेगा, बढ़िया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन सकता है। और जेड एक्सिस किधर है? पीछे, तो जेड के अबाउट ये, जेड किधर है? ये रही जेड एक्सिस। वाई के अबाउट ऐसे, एक्स के अबाउट ऐसे, और जेड के अबाउट कैसे घूमेगा बेटा? ये जेड एक्सिस है ऐसे, जेड के अबाउट ऐसे, ये तीनों में इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे सोचो S है, यहाँ पे O, जेड के अबाउट, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, ठीक। तो इसके पास 3 ट्रांसलेशन हो गए, 3 रोटेशनल भी हैं, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6, और ब्रैकेट में लिख लोगे क्या? +2 वाइब्रेशन की। अगर जोर देता है आप पे या आपको बोलता है कि हाई टेम्परेचर की बात हो रही है बच्चा, तो उसको जोड़ लेने। फिर बेटा आता है लीनियर, ये एक्सेप्शनल केस है पॉलीएटॉमिक का। लीनियर, मान लो 3 एटम हैं पर लीनियर हैं, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान से देखो तो बेटा ये X में भी चलेगा, ये Y में भी चलेगा, और ये Z में भी चलेगा, तीनों में चलेगा। 3 ट्रांसलेशन हो गए इसके पास। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम रोटेशन की बात करें बेटा, अगर इसके हम रोटेशन की बात करें तो बेटा ये Y के अबाउट रोटेट, हाँ करेगा, Y के अबाउट तो रोटेट कर सकता है, दिख रहा है। Z के अबाउट सोचो, Y के अबाउट घूम सकता है, Z यूं गया, Z के अबाउट भी घूम सकता है, ठीक है। X के अबाउट शायद नहीं घूम पाएगा, X के अबाउट स्पिन करने लगेगा, तो इसके पास क्या होगा बेटा? 2 ट्रांसलेशन होगा, ये डायटॉमिक जैसा बिहेव करेगा। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 + 2 वाइब्रेशन की, समझ गए? तो ट्राइएटॉमिक में 2 केसेस बनते हैं। नॉन लीनियर है तो कितना? 3, नॉन लीनियर है तो ये, तो सब होगा, मतलब तीनों ट्रांसलेशन जिन जोड़ लो। नॉन लीनियर है तो क्या कर लो? तीनों ट्रांसलेशन और तीनों रोटेशन जोड़ो। लीनियर है तो बेटा तीनों ट्रांसलेशन से जुड़ेंगे, पर रोटेशन में तीनों नहीं जुड़ेंगे। वाई वाला रोटेशन पॉसिबल है, जेड वाला रोटेशन भी पॉसिबल है, एक्स वाले में देखो स्पिन करने लग गया। बट ये वाला जल्दी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। आप याद रखने को यही याद रखोगे, मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, 3 ट्रांसलेशन मोशन। डायटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन। डायग्राम बना के भी दिखा दिया है।
ट्राई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर नॉन लीनियर है, यही याद भी रखना है, 6 होती है, यही याद रखना है। नॉन लीनियर 3 एक्स वाई और जेड के मोशन, और रोटेशन किस में हो सकता है, एक्स में भी, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, और जेड में भी हो सकता है। लीनियर के केस में एक्स वाला नहीं हो पाएगा, वाई वाला तो हो जाएगा, जेड वाला भी हो जाएगा, एक्स वाला फिर से स्पिन आ गया है। 5। चलो बेटा सवाल आ गया, आपको याद क्या रखना है, लर्न तो हो ही गया होगा, अब क्या लिखवाऊं इसमें बेटा। मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कैसी हैं, 3 ट्रांजिशनल, 0 रोटेशनल, है ना, और +2 वाइब्रेशनल कब करनी है, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है। डायटॉमिक की बात करें, डायटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल, +2 वाइब्रेशनल करनी है, कब करनी है, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है। और ट्राई एटॉमिक में मान के चलना अपने आप नॉन लीनियर, अगर नहीं दिया हो तो नॉन लीनियर मान के चलना अपने आप। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 3 ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल, और कभी कभी +2 वाइब्रेशनल करेंगे अगर बोलेगा तो, अपने आप नहीं, अपने आप यही वैल्यू याद रखनी है, 3 5 6, 3 5 6, 3 5 6। डायटॉमिक का लीनियर वाला केस ऐसे समझ लेना, डायटॉमिक के जैसा होता है, 3 5 6, 3 5 6। चलो भाई, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1993 का सवाल, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटॉमिक गैस इज। बेटा डायटॉमिक की ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एक x में होगी, एक y में होगी, एक z में होगी। ट्रांसलेशन कितनी हो गई, 3। नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटॉमिक गैस, एक x में, एक y में, एक z में। डायटॉमिक की टोटल पूछता डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 हो जाती, 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल, पर यहां पे टोटल नहीं पूछा था, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था। चलो, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस, अब देखो ट्राई एटॉमिक बताया नहीं कौन सी है, तो नॉन लीनियर मान लेना खुद से। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल। अपने आप आपने क्या मान लिया, नॉन लीनियर, जब तक बोले ना तब तक नॉन लीनियर। कितनी है, 6। वैसे भी देखो लीनियर वाला ऑप्शन है नहीं, लीनियर में कितनी आ रही थी, 5, 5 का ऑप्शन दिया भी नहीं। लीनियर में क्या होता है, एक रोटेशन कम हो जाती है, पर वो ऑप्शन ही नहीं है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये क्या बोलता है बेटा, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो होती है ½ kT। एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज ½ kT। एक मॉलिक्यूल की, ध्यान से, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो होती है ½ kT। K होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर इन केल्विन। बेटा K होता है R/N। R सब लोग जानते हैं क्या, R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या गैस कांस्टेंट लिख लेता हूं। N होता है एवोगैड्रो नंबर। गैस कांस्टेंट N होता है एवोगैड्रो नंबर। एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ काइनेटिक एनर्जी ½ kT होती है।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की हाफ kT। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल, इसके पास मान लो f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, हाफ kT। इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ है हाफ kT। इसके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, f, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, f इंटू 1/2 kT। बात समझ में आई? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की हाफ kT है, तो मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी, f इंटू हाफ kT। मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू f/2 kT। kinetic energy of one molecule is f/2 kT। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है, f/2 kT। बेटा k क्या होता है, r/n होता है। भी रुक जाओ पहले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kT। तो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी हो गई, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी है, हाफ kT। मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, f, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, f इंटू हाफ kT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kT, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ f इंटू 1/2 kT। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो नंबर इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल कह सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा शुरू से। एक मॉलिक्यूल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ kT है। मॉलिक्यूल के पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक के साथ हाफ kT है, तो f के साथ f/2 kT। ये एक मॉलिक्यूल की निकली। हमने कहा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो बेटा एवोगैड्रो नंबर को Na की जगह n लिख लें, चलेगा, n इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ, तो n इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल f/2 kT। बेटा k होता है r/n, f/2 r/n इंटू t, f/2 RT। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो n मोल्स की क्या हो जाएगी, यही लिखे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज f/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n moles of molecules
n मोल्स की कितनी हो जाएगी बेटा, n इंटू F/2 इंटू आर टी। n इंटू F/2 इंटू आर टी, ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक बात आपने यहां से सीखी, क्या क्या बातें सीखी समराइज कर देते हैं। पहली बात आपने सीखी कि एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kT काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर मॉलिक्यूल के पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी f इंटू हाफ kT हो गई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज F/2 kT। ये एक मॉलिक्यूल की आई। हमने कहा 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी बताओ, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल F/2 kT। K को लिख दिया R/N, NN कैंसिल, F/2 RT। ये किसकी आई, 1 मोल की आई। मैंने कहा भाई n मोल्स की कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा n इंटू F/2 RT, n इंटू F/2 RT, n इंटू F/2 RT। अगर इसको हम समराइज करें तो ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनेंगे। पहला पॉइंट बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी आ रही है, F/2 kT। दूसरा पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल की कितनी आई थी, F/2 RT। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की n इंटू F/2 RT आ रही है। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, n इज नंबर ऑफ मोल, R इज गैस कांस्टेंट। बेटा ये तो समझ में आ रहा होगा, टेम्परेचर केल्विन में रखना होगा। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यू बेटा हो जाती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। या R की एक वैल्यू और फेमस है एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी निकाल रहे हैं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। यहाँ क्योंकि एनर्जी की बात है तो ये दिया है। अगर ये केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो 0.0821 वाली रखते, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, क्योंकि वहां प्रेशर वॉल्यूम की बात होती थी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, n मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल की n इंटू F/2 RT। अच्छा एक बात और मत भूलना समरी में, चौथा टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल्स टू इसकी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपसे आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी पूछेगा, अगर आपसे आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो आप क्या निकाल के दे दोगे, काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो आप क्या निकाल के दे दोगे, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी होती है ये मैंने आपको बता दी। एक मिनट रुकना, एक पेज और ऐड कर लें, थोड़ा और एक बार समराइज करा दें, आपको भी फील हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल F/2 kT, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल F/2 RT, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल n इंटू F/2 RT, टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो सवाल पे आ जाए क्या, चलो सवाल करते हैं, देखते हैं। A polyatomic gas with n degrees of freedom has a mean energy per molecule given by, ट्राई करें 1989।
ट्राई करें। A polyatomic gas with n degrees of freedom has a mean energy per molecule। बेटा अगर गैस है, अब आइडियल गैस नहीं बोली, आइडियल मान लेंगे, मीन एनर्जी, एनर्जी की बात करें मतलब कौन सी एनर्जी भैया, गैस के पास एक ही एनर्जी है, याद रखें, काइनेटिक एनर्जी। गैस की एनर्जी की बात करें, गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करें, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। किसकी पूछ रहा है, पर मॉलिक्यूल की पूछ रहा है। हैज अ मीन काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यानी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी है, F/2 kT। खत्म। यहाँ F की जगह n लिया है, n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो n/2 kT मार दो जो भी ऑप्शन हो, n/2 kT, वन मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल। आगे बढ़े, चलो। एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस विल बी 0? वाइब्रेशनल एनर्जी, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, बताएं बेटा। गैस की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया है, चाहे एक मॉलिक्यूल की देख लो चाहे एक मोल की। एक मॉलिक्यूल की क्या है, F/2 kT, और टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है। अगर टेम्परेचर 0 रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी। गैस की टोटल एनर्जी होती है गैस की इंटरनल एनर्जी, और गैस की इंटरनल एनर्जी होती है गैस की काइनेटिक एनर्जी, और गैस की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। अगर गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मोल्स ऑफ N2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करें। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मोल्स ऑफ N2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। काइनेटिक एनर्जी चाहिए 4 मोल नाइट्रोजन की 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n इंटू F/2 इंटू R इंटू T, ये है मेरे पास। कौन सी गैस है बेटा, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कैसी गैस है, डायाटॉमिक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5 होती है। मोनो की 3, डाया की 5, ट्राई की 6। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 4। 4 इंटू 5/2 इंटू R इंटू T। मेरा टेम्परेचर केल्विन में, ये सेल्सियस में है, इसमें 273 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 300। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 3000 इंटू R। बार की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन रख के जूल में आंसर ला सकते हैं। अब जूल में नहीं मांगा है तो कोई बात नहीं, 3000 R। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3.2 ग्राम O2 एट टेम्परेचर T केल्विन। अब कैसे करें, अब तो मास दे दिया सर, हमें तो नंबर ऑफ मोल से पता है सर, यहाँ तो मास दे दिया है ना। हमें तो सर ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, n इंटू F/2 इंटू R इंटू T से। हमें तो ये पता है सर। अब ये तो गड़बड़ी हो गई सर, कैसे करें बेटा। नंबर ऑफ, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो निकल आएगी, O2 डायाटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, टेम्परेचर कितना दिया है, T केल्विन, T रह गया बेटा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका याद है, मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास गिवन कितना है 3.2 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा 32।
ये सब तो पता ही होगा भाई, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 तो नहीं रख रहे हो, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, O2 का कितना हो जाएगा 16 दूने 32 ग्राम मोलर मास। तो बेटा कितना हो गया यहाँ 0, 32 1 जा 32, 10, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए 10, 1/10, 1/10 इंटू 5/2 इंटू R इंटू T, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ये आएगा 5 2 जा 1/4 RT, 1/4 RT, 1/4 RT, 1/4 RT। यही काइनेटिक एनर्जी है, यही इंटरनल एनर्जी है, यही टोटल एनर्जी है। गैस की टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी से आती है, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से आती है, और सब डिपेंड करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। A gas mixture consists of 2 moles of O2 and 4 moles, देखो 2017 में सवाल आ गया। A gas mixture consists of 2 moles of O2 and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes। देखो खुद तुमको हिंट दे दिया जब नीट ने सवाल पूछा तो, कि वाइब्रेशनल मोड्स को नेग्लेक्ट करो, है नहीं। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ट्राई करें, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट करके ट्राई करें। 2 मोल्स ऑफ O2 है, ऑक्सीजन है मेरे पास 2 मोल्स, और क्या है एर्गन है मेरे पास 4 मोल। बेटा ये कैसी गैस है, डायटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ये मोनो एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। सभी को पता है ना, एर्गन तो ग्रुप 18 से आई है, हीलियम, नियन, एर्गन, क्रिप्टन से आई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना तो केमिस्ट्री पता होगा, एर्गन ग्रुप 18 से आया है, ठीक है, मोनो एटॉमिक है, लिया भी है, O2 लिखा है यहाँ, सिर्फ AR लिखा है, मोनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 2 अलग अलग गैसेस हैं। इसका टेम्परेचर भी T है, इसका टेम्परेचर भी T है। अब क्या करें, द टोटल इंटरनल एनर्जी, खुद ही तुमको हिंट भी दे रहा है, क्या निकालो टोटल इंटरनल एनर्जी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी ऐड कर दो, खत्म। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, दोनों की ऐड कर दो, इसकी कितनी हो जाएगी N इंटू F/2 RT ऑक्सीजन के लिए, प्लस N इंटू F/2 RT एर्गन के लिए। ऑक्सीजन के बेटा N कितना है 2, F कितना है 5/2 इंटू RT। इसके नंबर ऑफ मोल 4, एर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मोनो एटॉमिक है, RT 2 2 कट गया, 5 RT कौन है, 2 2 जा 4, 6 RT, तो कितनी हो गई 11 आरतियां हो गई, ठीक है, RT 11 RT। क्लियर, चलो आगे बढ़े। कुछ सवाल और करा दूं क्या मैं भी अपने आप। क्वेश्चन, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। अब वो गैस बोले तो आइडियल गैस समझ लेना। ऑफ अ, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ, find the change in internal energy of 1.4 gram nitrogen gas, change in internal energy of 1.4 gram nitrogen gas when it is heated from 27 डिग्री सेल्सियस to 127 डिग्री सेल्सियस। Find the change in internal energy of 1.4 gram nitrogen gas when it is heated from 27 डिग्री सेल्सियस to 127 डिग्री सेल्सियस। कैसे करेंगे इसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बेटा डेल्टा U पूछ लिया इस बार आपसे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U,
बेटा डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, n इंटू एफ बाई टू आर इंटू टी। बेटा काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसकी वजह से आएगा, टेम्परेचर में चेंज की वजह से आएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी n इंटू एफ बाई टू आर टी वन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी n इंटू एफ बाई टू आर टी टू, और चेंज क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, n इंटू एफ बाई टू आर कॉमन, टी टू माइनस टी वन। नहीं समझे भाई, यहाँ क्या पूछ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, n इंटू एफ बाई टू आर इंटू टी वन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, n इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू टी टू। बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यही तो होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कितना आ जाएगा, डेल्टा के ई कितना हो जाएगा, फाइनल कितनी है, n इंटू एफ बाई टू आर टी टू माइनस n इंटू एफ बाई टू आर टी वन। बेटा यहाँ से क्या होगा, n एफ बाई टू आर कॉमन, टी टू माइनस टी वन। क्या इसको डेल्टा टी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, n इंटू एफ बाई टू आर इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा के। तो ये एक फॉर्मूला भी बन गया, इसको भी याद रखेंगे कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया तो क्या करेंगे, n इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ लिया तो भी सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा इंटरनल एनर्जी n इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। इसके बाद सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है, यहाँ तक बात थोड़ी समझनी थी। वैसे ये था बड़ा आसान, क्यों भाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या है, NFRT। भाई यहाँ पे चेंज किसकी वजह से आएगा, टेम्परेचर के चेंज से आएगा, ना नंबर ऑफ मोल चेंज होने हैं, ना आर चेंज होना है। तो डेल्टा के ई NFR बाई टू डेल्टा टी। अब सवाल देखो, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस। बेटा पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। अभी आप क्या समझे हो, अभी आप ये समझे हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू n इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। ये समझ में आ गया, NFR। ठीक है, अब बेटा सवाल की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। सवाल में मास दे रखा है 1.4 ग्राम, मोलर मास बेटा नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम, 14 और 14, यहाँ से पॉइंट हटा नीचे 0 आया, 14/280, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 1/20 आया नंबर ऑफ मोल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी n इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। बेटा डेल्टा टी चाहे केल्विन का रखो चाहे सेल्सियस का, सेम होता है, ये तो पता होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1/20, डिग्री ऑफ फ्रीडम नाइट्रोजन डायटोमिक 5/2, और डेल्टा टी कितना हो गया, 100 हो गया। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, r इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, 4 25 जा 8 से काट दें सीधा 8। अब जो भी हो मतलब आंसर तो निकल ही आया है, समझ गया ना, करने का तरीका इंपॉर्टेंट था। 5 4 जा 20, 4 25 जा 100, 25 r/2, 12.5 r। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन भी याद रखोगे, दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू n इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। 2013 में सवाल है, क्या पूछा है,
the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin। इस ट्राई कर लें बेटा, ये तो हो जाएगा आपका। Na एवोगैड्रो नंबर है, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। हो गया। 1 ग्राम ऑफ, बेटा क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी फ्रॉम दिस टू दिस। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम दिस टू दिस। तो बेटा कितनी इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, डेल्टा यू कितना चाहिए होगा, required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from this to this। इसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं जोड़ा इन्होंने, इनको जोड़ना चाहिए था इसमें, ये भी टर्म एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP। अच्छा बोल तो रहा है एट NTP। यहाँ पे इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होना चाहिए गैस का, इसमें ऐड कर लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हो सकता है उस सवाल की लैंग्वेज कुछ और हो, आप सवाल एट कांस्टेंट वॉल्यूम करना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चलो बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विच विल बी इक्वल टू n इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के, मास गिवन अपॉन मोलर मास। बेटा हीलियम की बात करें तो हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम होगा। ठीक है, हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, तो 1 AMU 1 AMU 4 AMU हो गया एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 4 ग्राम। तो 1 ग्राम बटे 4 ग्राम, 1/4 हो गए नंबर ऑफ मोल्स। तो 1/4 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, हीलियम बेटा कैसा है, मोनो एटॉमिक है, हीलियम कैसा है, मोनो एटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही होगी। तो n इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर T1 से T2, तो डेल्टा टी कितना हो गया, T2 माइनस T1 हो गया, कितना हो जाएगा 3/8 R T2 माइनस T1, 3/8 R T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम लगा दिया हमने, 3/R T2 माइनस T1। अब बेटा R को क्या लिख सकते हैं, Na इंटू के बी, क्यों, क्योंकि K क्या होता है, K होता है R बाई N, तो R क्या हो जाएगा K इंटू N, K होता है एवोगैड्रो नंबर, N बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच विल बी ऑल्सो इक्वल टू द हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए मैंने सवाल में ऐड कर दिया कि ये सवाल कब करो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम करो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये आंसर कहानी सही है, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट गिवन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, कितना हो गई 3/8 आर की जगह Na इंटू के बी इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों किया है, थोड़ा और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो फील हो जाएगा। वर्क डन 0 कर दिया हमने ताकि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू हो जाए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन के हिसाब से, है ना बेटा। जो हीट गिवन होती है वो किसके बराबर होती है, डेल्टा यू के प्लस वर्क डन के। ये हीट, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज और ये वर्क। थोड़ा आगे बढ़ो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, सब तो पढ़ा होगा, डेल्टा यू, वर्क डन होता है P डेल्टा V।
डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। इसीलिए मैंने सवाल को किस पे कर दिया जानबूझ के, एट कांस्टेंट। जितने लोग को समझ में आया अच्छी बात, जिसको नहीं समझा टेंशन मत लो, आगे ये सब आगे पढ़ना है, अभी मैंने संभाला है इस बात को, सवाल को। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा और Q किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U के। तो यही इस टाइम किसके बराबर हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड के भी। जब थर्मोडी पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट लॉ पढ़ते वक्त इसको हम लोग फिर से इस सवाल को ले लेंगे। थ्री बाई 8 NaKB T2 माइनस T1। अब क्या है, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो आज का ऑलरेडी काफ़ी हो गया है टॉपिक, तो इसको कल उठाना पड़ेगा। मैंने सोचा था आज इसको करा दूं, ठीक है। यहाँ से भी इसको पढ़ाऊंगा तो आधा घंटा और चला जाएगा इसको कराने में, तो आज यहीं पे रुक जाते हैं, इसको कल उठाएंगे। इस पर काफ़ी सवाल आए हुए हैं, थोड़े से काइनेटिक एनर्जी के सवाल भी कल और करा देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।